गाइस, तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। आप सबका मेरे चैनल आओ सीखो आईबीसी पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुचेता गुप्ता, बाई प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी, कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजर एंड आईबीसी प्रैक्टिशनर भी अब हो गई हूँ, आईपी। आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप के सामने एक नए केस के साथ उपस्थित हुई हूँ और ये NCLAT न्यू दिल्ली का एक रीसेंट जजमेंट है और बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट जजमेंट है, तो इसलिए मैंने इसको उठाया है। तो आपको चैनल और मेरा ये ब्रीफिंग अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए, वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे अच्छे ब्रीफ आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊँ। तो शुरू करते हैं इस नए केस के साथ। तो केस का नाम है, सबसे पहले, सिम लाइन रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड। दिस इज द अपीलेंट और वर्सेस जिगर भट्ट, ये है लिक्विडेटर और लिक्विडेटर है। ये किस कंपनी के हैं? ये RMOL इंजीनियरिंग एंड ऑफशोर लिमिटेड, ठीक है, इस कंपनी के लिक्विडेटर है, ये रेस्पोंडेंट है। तो अब मैं पहले आपको ब्रीफ कर दूं इसके सारे फैक्ट्स। हुआ क्या था, ये पहले तो ये जजमेंट डिसाइड हुआ है अभी 31 मई 2024 को, और इसमें हुआ ये कि एक रिलायंस मैरीन एंड ऑफशोर लिमिटेड कंपनी थी, RMOL शॉर्ट में, ये कॉर्पोरेट डेटर है और इनके अगेंस्ट में CIRP एडमिट हो गई थी 21/8/2019 को। उसके बाद में एक लिक्विडेशन ऑर्डर पास हुआ कंपनी में, जो 6/12/2021 को हुआ। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि CIRP में अगर कोई कंपनी है और इसमें कोई सक्सेसफुल रेजोल्यूशन प्लान नहीं आता है तो उस केस में वो कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है। और अगर आता भी है, मान लीजिए, और उसको अगर वो अप्रूव नहीं होता है, कमिटी उसको अप्रूव नहीं करती है, COC, तब भी कंपनी लिक्विडेशन में जाती है। तो इसमें भी ये कंपनी लिक्विडेशन में है अभी तो फिलहाल। तो अभी हुआ क्या इसमें कि कंपनी के पास तो कोई बिजनेस था नहीं और ना कोई असेट्स थी, है ना, और एनी एम्प्लॉय भी नहीं थे। इसकी असेट्स सिर्फ एक असेट थी, ठीक है, कॉर्पोरेट डेटर जो कंपनी है इनके पास सिर्फ एक ही असेट थी। वो क्या थी? वो थी नॉन कन्वर्टेबल अनसिक्योर्ड बॉन्ड थे इनके पास, और 5 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थे ये। इन्होंने 5 कंपनियां थी जिनके साथ में इन्होंने ये कन्वर्टेबल बॉन्ड सब्सक्राइब किए हुए थे, तो ये इनके पास थे, ठीक है। और इसमें क्या था, बॉन्ड वर सब्सक्राइब इन द ईयर 2013 से ये सब्सक्राइब किया था इन्होंने, और इसका जो रिडेम्पशन ड्यू था वो 25/7/2019 को डेट थी उसके ड्यू की, तो वो इनकी ड्यू डेट थी रिडेम्पशन की। पर कंपनी CIRP में थी, तो फिर उसके बाद में कुछ हुआ नहीं इस कंपनी में, वो रिडीम नहीं हुए डिबेंचर। तो उसके बाद अब लिक्विडेटर ने क्या किया कि सबसे पहले एक डिमांड नोटिस भेजा इन एप्लीकेंट्स कंपनीज को, जो कंपनियां हैं स्लिम लाइन रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, एवोकाडो रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, बर्डिंग मर्केंटाइल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और रिप्लेनिश रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, और विंसम रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड। ये सारी कंपनीज को इन्होंने एक डिमांड नोटिस भेजा कि आपका ये जो बनता है, ये नॉन कन्वर्टेबल अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स हैं, इनका ड्यू है और आप इसको रिडीम करिए। तो इन्होंने इनको एक डिमांड नोटिस भेजा, ठीक है, डिमांड नोटिस भेजा। उसके बाद में क्या हुआ कि SEC डिड नॉट एक्सेप्ट to the request of the liquidator for initiating the proceeding against the appellant companies। होता क्या है कि जैसे COC में तो सारी पावर होती है, जब कंपनी CIRP में होती है तो COC को सारी पावर होती है डिसीजन लेने की, और उसमें भी वोटिंग डिपेंड करती है कि 66% वोटिंग आनी चाहिए और वो उससे अप्रूव हो जाते हैं डिसीजन। पर जब कंपनी लिक्विडेशन में होती है तो लिक्विडेटर को भी राइट होता है कुछ डिसीजन लेने का, और वो डिसीजन जरूरी नहीं है कि SEC उनको अप्रूव करे। तो इसमें ये एक अपॉर्चुनिटी रहती है लिक्विडेटर के लिए कि वो अपने डिसीजन भी ले सकता है, पर उसको उसका क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है बाद में SEC को, वो एक डिफरेंट है। बट लेकिन इसमें अगर SEC नहीं एग्री है बट लिक्विडेटर डिसीजन ले सकते हैं। तो लिक्विडेटर ने क्या किया, इनके अगेंस्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर दी
सेक्शन 7 में बता चुकी हूँ आपको, जब कंपनी CIRP में जाती है या तो वो सेक्शन 7 में जाती है या 9 में जाती है या 10 में जाती है। तो सेक्शन 7 आपको पहले ही क्लियर है कि इसमें फाइनेंशियल डेट होते हैं, सेक्शन 9 में ऑपरेशनल डेट होते हैं, और सेक्शन 10 में कंपनी जब खुद अपने अगेंस्ट में कोई CIRP इनिशिएट करती है। तो अब इन्होंने सेक्शन 7 में यानी ये फाइनेंशियल डेट कंसीडर किया इसको, और एक एप्लीकेशन फाइल करी 5 कंपनियों के अगेंस्ट में। अब ये एप्लीकेशन तो फाइल कर दी इन्होंने, पर इन्होंने क्या किया कि द लिक्विडेटर फाइल्ड एन एप्लीकेशन प्रेइंग फॉर एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल फॉर सेक्शन 7 वेरियस विथ वेरियस रिलीफ। और इन्होंने NCLT को एक एप्लीकेशन फाइल करी थी, और इन्होंने उस एप्लीकेशन में लिखा था कि जो मैंने जो सेक्शन 7 की एप्लीकेशन फाइल की है उसमें एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दे दो आप। तो एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल क्या होती है कि मान लीजिए कोई काम है जो हमें हम कर सकते हैं, पर हमने उसके लिए पहले से अप्रूवल नहीं ली, तो उसको एक्स मतलब कि प्रीवियस डेट से उसका अप्रूवल हमें मिल जाए, इसके लिए होता है ये एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल। तो ये आप हमें अप्रूव कर दो, और कि हमने जो सेक्शन 7 की पहले एप्लीकेशन फाइल की है उसके लिए बट अप्रूवल नहीं ली थी, तो उसको के लिए आप इसको अप्रूव कर दो हमारी एप्लीकेशन को। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर इनके फेवर में पास कर दिया था 7/2/2024 को, और अलाउ कर दी थी इनकी IA। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये 5 कंपनियों पे बनता है पैसा, और इनके अगेंस्ट में सेक्शन 7 इनिशिएट हो गया। तो इन्होंने इस ऑर्डर से एग्री हो गए ये, और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये अपील में चले गए अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द NCLT। तो ये अब ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील में जब गए, तो अब वहां पे क्या किया, इन्होंने बोला कि पहले तो इनके जो लॉयर्स थे उन्होंने बोला कि ये जो प्रोविजन है वो डायरेक्टरी नहीं, वो डायरेक्टरी है, वो मैंडेटरी नहीं है। तो सबसे पहले तो हम सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 35 सबसेक्शन 5। इसमें 4-5 इशू खड़े हुए जब इन्होंने ये अपील दायर की NCLT में। उनके NCLT के सामने ये इश्यूज आए कि पहला तो हम जो ये एप्लीकेशन आई है इसके लिए पहले अप्रूवल ली नहीं थी लिक्विडेटर ने, ठीक है, और अब इसको एक्स पोस्ट फैक्टो इफेक्ट से इसको एप्लीकेबल कर रहे हैं, तो ये माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आया कि जो स्टेचुरी प्रोविजन है, एक जब आप IBC एक्ट पढ़ोगे तो इसमें सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 है, उसमें एक प्रोविजो है, वो ये कहता है कि अगर हम कोई भी मतलब जब कंपनी लिक्विडेशन में है तो कोई सूट फाइल करना चाहते हैं या कोई प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ से किसी के अगेंस्ट में, यानी कि अगर ये रिलायंस वाली जो ये कंपनी है RO जो मैंने आपको बताया RMOL, तो अगर ये कंपनी चाहती है कि इसको कोई किसी के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग फाइल करनी है या सूट फाइल करना है, तो सबसे पहले इनको एक अप्रूवल लेनी चाहिए NCLT से, यानी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से। तो वो सेक्शन क्या मैंडेटरी है या फिर वो डायरेक्टरी है, सबसे पहले ये बताइए आप। तो इस क्वेश्चन पे जब बहस हुई तो ये हुआ कि ये जो प्रोविजन है ये मैंडेटरी है, जो ये अप्रूवल है वो मैंडेटरी रिक्वायर्ड है कि आपको लेनी ही लेनी है NCLT से, आप बिना अप्रूवल लिए इसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते। यानी कि इनको ये साफ क्लियर किया कि जो लैंग्वेज है, जो ये कहता है, जो लैंग्वेज है एक्ट की, इसके आंसर पे हम आ जाते हैं एक बार कि इसमें क्या कहा इन्होंने कि द क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड इज एज टू वेदर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर approval of the adjudicating authority for instituting a suit or proceeding by the liquidator is a mandatory requirement or a directory requirement. तो learned counsel for the parties have relied on various judgment, उन्होंने कुछ जजमेंट भी दिए, कुछ इंटरप्रिटेशन भी दिए, बट लेकिन हुआ क्या कि सेक्शन 33 सबसेक्शन 5 यूजेज ए निगेटिव एक्सप्रेशन एंड कंटेन एन इंजंक्शन। यानी कि इस सेक्शन में देखिए दो चीजें हैं, एक तो निगेटिवली ये कहता है कि कोई भी सूट और कोई भी प्रोसीडिंग कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट में इंस्टीट्यूट नहीं होगी, ठीक है, अगर कंपनी लिक्विडेशन में है। ये तो हो गया एक निगेटिव एक्सप्रेशन।
वही एक दूसरा एक्सप्रेशन है इसमें, वो ये कहता है कि ये जो प्रोविजन है उसमें अगर आप इंस्टीट्यूट करते हो कोई सूट, कोई प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनीवन एल्स, मतलब कॉर्पोरेट डेटर अपने बिहाफ पे खुद किसी के अगेंस्ट में जा सकता है, बट वो जा कब सकता है जबकि एक अपीलेट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से अप्रूवल ले लियो सकते हैं। तो इस एक तरफ ये एक निगेटिव एक्सप्रेशन भी दे रहा है, और दूसरी तरफ ये कह रहा है, इंजंक्शन भी है इसमें एक, कि जा सकते हैं सूट में और प्रोसीडिंग में जबकि हम एक अप्रूवल ले लें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से। तो इस केस में सबसे पहले तो ये डिसाइड करना था कि इन्होंने कि ये जो डायरेक्टरी प्रोविजन माना जाए इसको या एक मैंडेटरी प्रोविजन माना जाए। तो इसमें बोला कि जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है वो एकदम क्लियर है इस प्रोविजन में कि that no suit or proceeding be instituted by or against the corporate debtor to protect the liquidation assets। तो ये तो सबसे पहले liquidation assets को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लॉज डाला गया है। दूसरा जो क्लॉज डाला है, फर्दर institution of proceeding by corporated debtor has also prohibited so as to save the liquidator assets from the unnecessary expenses, there is an exception to the above injunction। ठीक है, तो एक फर्दर इन्होंने ये भी बोला कि एक हम किसी और के अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग फाइल कर सकते हैं। कब फाइल कर सकते हैं? जब हमें असेट्स को सिक्योर करना हो, यानी कॉर्पोरेट डेटर की अगर असेट है उसको अगर सिक्योर करना हो तो लिक्विडेटर जा सकता है प्रोसीडिंग में, सूट फाइल कर सकता है, बट लेकिन उसमें एक इंजंक्शन लगा दिया कि आपको पहले कॉर्पोरेट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की अप्रूवल चाहिए। तो उसके बिहाफ पे ये माना गया कि ये जो रिक्वायरमेंट है, प्रायर अप्रूवल ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट और प्रोसीडिंग इज अ मैंडेटरी एंड कैन नॉट बी हेल्ड टू बी डायरेक्टरी। तो ये एक मैंडेटरी है रिक्वायरमेंट, आप उसके बिना नहीं इंस्टीट्यूट करोगे और इसको हम डायरेक्टरी तो मान ही नहीं सकते। तो पहला तो हमें ये जवाब मिल गया इस क्वेश्चन का कि ये जो प्रोविजन है वो मैंडेटरी है ना कि डायरेक्टरी है। सेक्शन 33 सबसेक्शन 5 का जो प्रोविजन है वो मैंडेटरी है ना कि डायरेक्टरी। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या था? सेकंड क्वेश्चन ये था कि व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस एंड स्टेटस ऑफ द प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय द लिक्विडेटर ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अगर मान लो हमने कोई सूट फाइल कर दिया या कोई हमने केस फाइल कर दिया और हमने उसमें पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की अप्रूवल नहीं ली, तो उस केस का क्या होगा? तो इन्होंने ये बोला कि अगर हमने ऐसा कोई केस फाइल किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट इन्होंने रेफर किया, बंशीधर शंकरलाल वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम का केस इन्होंने रेफर किया। तो उसमें ये बोला गया है कि हम कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं कर सकते हैं विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। द प्रोसीडिंग शैल बी अनऑथोराइज्ड। इससे क्या होगा? प्रोसीडिंग अनऑथोराइज्ड हो जाएंगी। हाउएवर इट शैल बिकम कॉम्पिटेंट फ्रॉम द डेट व्हेन द लीव इज ग्रांटेड। बट लेकिन जिस दिन से ये लीव ग्रांट हो गई उस दिन से इस प्रोसीडिंग को ऑथोराइज मान लेंगे। तो इसका मतलब वैसे तो हम नहीं कर सकते हैं कोई प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट बिना परमिशन लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की, बट लेकिन हमने ऐसा कर भी दिया है तो वो वैसे तो अनऑथराइज्ड है, पर लेकिन अगर हमने उसके लिए बाद में कोई वो ले ली लीव अगर हमें मिल गई, लीव इज ग्रांटेड, तो वो ऑथराइज मानी जाएंगी उस केस में। तो इनके केस में दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि हमारा क्वेश्चन था कि जो इन्होंने इंस्टीट्यूट कर दी थी प्रोसीडिंग 5 कंपनियों के अगेंस्ट में, तो क्या उनको क्या ऑथराइज माना जाए या अनऑथराइज माना जाए? तो वो ऑथराइज ही मानी जाएंगी अगर कोर्ट उनको परमिट कर देगा तो। ठीक है। अब वेदर पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ग्रांटेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ये तीसरा क्वेश्चन है। Of proceedings instituted by the liquidator without obtaining prior approval shall make the proceeding authorized or competent। तो अगर हमें ये पोस्ट जो अभी हम पढ़ रहे थे कि पोस्ट
फैक्टो अप्रूवल मिल गई हमें, तो क्या ये जो प्रोसीडिंग हमने इनिशिएट करी थी, क्या इनको हमें जो है ये प्रोसीडिंग हो जाएंगी, ऑथोराइज हो जाएंगी, कॉम्पिटेंट हो जाएंगी, वैलिड हो जाएंगी? तो यस। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास कि पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ग्रांटेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी with regard to the continuation of proceedings already instituted by the liquidator which were instituted without obtaining prior approval shall make the proceeding authorized and competent from the date when the post facto approval is granted। तो जिस दिन हमें post facto approval अगर मिल गई, उस दिन से ये प्रोसीडिंग हमारी वैलिड हो जाएंगी। और ये जजमेंट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वैसे तो ये अनऑथोराइज्ड है, पर लेकिन अगर हम ये लीव ऑफ ग्रांटेड अगर हमें प्रोवाइड करा देती है कोर्ट, तो उस केस में ये सारी प्रोसीडिंग हमारी वैलिड हो जाएंगी। तो इस केस में भी यही हुआ कि इसको जो पोस्ट फैक्टो अप्रूवल थी यानी एंट हो गई, यानी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पास कर दिया ऑर्डर, और ये थी वो प्रोसीडिंग थी वो ऑथोराइज हो गई और कॉम्पिटेंट हो गई फ्रॉम द डेट व्हेन द पोस्ट फैक्टो अप्रूवल इज ग्रांटेड, जिस दिन से ये ग्रांट हुई है। चौथा क्वेश्चन था ये इनका कि हम मान लीजिए लिक्विडेटर कोई एप्लीकेशन कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी के अगेंस्ट में, तो क्या हमें जिन पार्टी के अगेंस्ट में हम प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, क्या हमें उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देनी होगी या उन्हें कोई उनको भी सुनने का अधिकार है कोर्ट को? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है हमारे पास कि सबसे पहले तो ये है कि जो ये प्रोविजन है वो इसलिए है कि जो कॉर्पोरेट डेटर हैं उनकी जो असेट्स है उसको हम सिक्योर कर सकें, ठीक है। तो अगर इस केस के लिए ये प्रोविजन बनाया गया है तो इसमें ये साफ कर दिया गया कि मतलब कि जो लिक्विडेटर हैं उन्हें कोई जरूरत नहीं है कि वो एक नोटिस दें या अपॉर्चुनिटी दें पार्टी को जिनके अगेंस्ट में वो ऐसी कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि मेन हमने अप्रूवल ले ली कोर्ट से, जो कोर्ट के ऊपर है कि वो हमें देगा नहीं देगा। तो अगर हमारी एक बार वो एप्लीकेशन अप्रूव हो गई और हमें वो परमिशन मिल गई कि हम किसी के अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि उसको भी सेम अपॉर्चुनिटी दे, कोर्ट भी दे और लिक्विडेटर भी दे कि उनको पहले सुने या उनको पहले नोटिस कराएं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले उनके अगेंस्ट हमें इनिशिएट करनी है तो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी ग्रांट की जाए। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर यहाँ हो गया क्लियर। अब क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि फिफ्थ क्वेश्चन में बोले ऑर्डर पास किया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने यानी एनसीएलटी ने, तो क्या वो अनसस्टेनेबल टू बी और डिजर्व टू बी सेट असाइड है, क्या इस ऑर्डर को खारिज कर देना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा कि इन व्यू ऑफ द फॉरगोइंग डिस्कशन, क्योंकि चारों पॉइंट क्लियर हो गए, यानी कि जो लिक्विडेटर थे उन्होंने 5 कंपनियों के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग इनिशिएट करी थी, बट उन्होंने इसके लिए अप्रूवल नहीं ली थी, बट बाद में उन्हें ये अप्रूवल ग्रांट हो गई बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से। तो ये जो इसके बेसिस पे जो डिसीजन पास हुआ था, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जो पास किया था 7/2/2024 को, वो बिल्कुल भी उसमें इंटरफियर नहीं किया जा सकता, यानी कि वो वैलिड है, इनका जेन्युइन है वो डिसीजन। और ये जो अपील पास हुई है, वो अपील जो फाइल हुई है वो सारी डिसमिस हो गई। तो बेसिकली हमने इस केस से मोटा मोटी हमने सीखा कि पहले तो जो सेक्शन 33 सबसेक्शन 5 है लिक्विडेशन का, वो एक मैंडेटरी है ना कि डायरेक्टरी है। अगर आप किसी भी कंपनी के अगेंस्ट में कुछ फाइल करना चाहते हैं, एज अ कॉर्पोरेट डेटर हैं आप और लिक्विडेटर हैं आप उस कंपनी के, तो आप वो सबसे पहले आपको एक अप्रूवल लेनी होगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से। वो मैंडेटरी प्रोविजन है ना कि डायरेक्टरी है। पर मान लीजिए अगर आपको वो अप्रूवल नहीं मिलती और बाद में उसको अप्रूव कर देती है, जैसे कि इस केस में हुआ, तो वो भी वैलिड माना जाएगा और आप उसके अगेंस्ट में कोई भी सूट और या प्रोसीडिंग फाइल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, फॉर वॉचिंग मी। तो अभी मेरा जो मेन मोटिव है, आपको पता है कि मेरा मेन मोटिव है कि मैं एक तो सारे प्रोफेशनल को वो केस याद रहें
और दूसरा है कि जो जिनको नहीं समझ है केसेस की और जिनके अगेंस्ट में कुछ प्रोसीडिंग चल रही है या जो जा रहे हैं इसमें, तो उनको भी एक ब्रीफ मिल जाए केस का कि इनके केस में ये हुआ था और मेरे केस में ये होने की गुंजाइश है। तो आपको ये मेरा वर्बल वे पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मैं नए जजमेंट आपके सामने ब्रीफ करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।